Hello, my dear UPSC aspirants. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial series. Today, I have picked up an important editorial from LiveMint, which is about China's building of a dam project on the Yarlung Tsangpo River. तो हम पढ़ेंगे कि इसके क्या implications होंगे चाइना पर, इंडिया पर, and what can be the way forward. So it's 28th of July today. I have gone through editorials of The Hindu, Indian Express, बट वहां पर इतना कुछ अच्छा नहीं था. मुझे ये एडिटोरियल थोड़ा अच्छा लगा जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है. स्पेशली दिस इज वेरी यूजफुल फॉर PSIR स्टूडेंट्स एंड इट इज ऑल्सो बीइंग रिटन बाय नितिन पाई, जो कि एक काफी जाने माने स्कॉलर माने जाते हैं PSIR के लिए. तो आपने देखा भी होगा जो बेसिक स्टैंडर्ड नोट्स होते हैं उसमें मोस्टली इनके व्यूज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए. तो यहाँ पर बात चल रही है कि एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स चाहिए हमको चाइना का जो यारलुंग डैम प्रोजेक्ट बन रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव हमको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन सी रिवर पर बन रहा है, कितने डैम बन रहे हैं. तो बेसिकली ये रिवर ये बन रहा है यारलुंग सांगपो रिवर पे, जो कि अपर स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र है. यारलुंग सांगपो इसके बाद जब इंडिया पहुंचती है तो फिर उसको हम ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं. याजियांग याग्जिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, नियर द बाउंड्री ऑफ इंडियाज अरुणाचल प्रदेश. इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $16 बिलियन है. 5 डैम बनेंगे इसमें और एक यू बेंड डाइवर्जन सिस्टम है, मतलब वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा एक टनल सिस्टम से. बेसिकली चाइना बता रहा है कि वो ये डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बना रहा है, बट इसके कुछ हिडन मोटिव्स भी हैं. अप टू 60 गीगावाट ऑफ पावर ये जनरेट कर पाएगा. और ये जो चाइना का, इसका काफी ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम से, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है. लेकिन ये वाला जो डैम है वो उसकी भी 3 टाइम्स कैपेसिटी का है. सो मतलब काफी ह्यूज कैपेसिटी के साथ ये डैम बनाया जा रहा है. अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो एज पर चाइनीज गवर्नमेंट दे आर सेइंग कि इसको वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं. Then they also want to enhance their control over the Xinjiang region and implement overall national security strategy, especially near the Indian border. नाउ जो मेजर क्वेश्चन आता है दैट इज कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस डैम के बिल्ड करने के. सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइना के ऊपर इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे. सो देखिए, चाइना में अगर चाइना इसको अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए बना रहा है, सबसे पहला रीजन है कि वो तिब्बत पर अपना कंट्रोल चाहता है. तो बेसिकली ये डैम भी जो है वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में ही बन रहा है, जो कि अगर हम देखें तो पहले से भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है. अब डैम के कंस्ट्रक्शन के थ्रू चाइना क्या करना चाह रहा है कि और ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री पावर तिब्बत के रीजन में एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डैम इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के बहुत ज्यादा नजदीक है. तो ऑलरेडी चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को ऑलरेडी साउथ तिब्बत बोल रहा है, तो इसके थ्रू वो और ज्यादा कंट्रोल दिखाना चाह रहा है. इंडिया पर टेरिटोरियल प्रेशर टैक्टिक बनाने की भी कोशिश कर रहा है. दूसरा है कि चाइना का इसका डुअल पर्पस है, जहां पे वो एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को फुलफिल कर पाए थ्रू दिस प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसको ये डैम बनाना है ताकि वो हाइड्रो पावर जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सके. बट इसका एक हिडन मोटिव भी है जहां पर वो पावर जनरेशन के थ्रू लोकल इकोनॉमी और मिलिट्री बेस दोनों को सपोर्ट करेगा. ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट अगर हम देखें तो पार्ट है चाइना की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट का, जिसमें वाटर रिसोर्सेज को भी वो एक वेपन की तरह ट्रीट करते हैं. देन यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना अपना टेक्नोलॉजिकल माइट और डेटरेंस को भी डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि ये जो डैम है ये 60 गीगावाट ऑफ पावर जनरेट कर पाएगा. जो कि ये क्लेम अगर आप देखें तो कोई बहुत छोटा क्लेम नहीं है. ऑलरेडी थ्री गॉर्जेस डैम से 3 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी है. तो इसके थ्रू चाइना पूरे ग्लोब को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इकोनॉमिकली नहीं बट टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है. सो समवेयर और द अदर इट इज चैलेंजिंग द यूएस एज वेल. ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डेटरेंट भी क्रिएट करता है कि वो एक अपस्ट्रीम नेशन है और जो कि वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के लिए ये कंप्लीटली बेनिफिशियल है. इसके थोड़े रिस्क एंड चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जब भी इस तरह के डैम वगैरह बनाते हैं तो सेडिमेंट लोड होता है, कंस्ट्रक्शन डेब्रीज होती है एक्सेट्रा, वाटर फ्लो का आर्टिफिशियल डाइवर्जन, इस सब की वजह से रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो चेंज हो जाता है. तो उसकी नेचुरल इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं जैसे कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, आसाम एक्सेट्रा, इसमें वाटर क्वालिटी, फिश बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो सकती है. रिवर इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है. और इस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज से क्या होता है कि लोकल रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है.
चाहे वो तिब्बत हो या यूनान प्रोविंस हो, जहां पर ये डैम बन रहा है वहां के लोगों को भी अफेक्ट होगा, तो लोकल रेजिस्टेंस ये चाइना में बढ़ सकता है। दूसरा क्या होगा कि चाइना की जो एक डिप्लोमेटिक इमेज है उस पर भी इसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चाइना ऑलरेडी ग्लोबली ऐसे ही जाना जाता है कि वो अपनी मन मर्जी की करता है, यूनिलेटरली बिहेव करता है, चाहे वो शेयर्ड रिवर्स हो एक्सेट्रा। जैसे कि ऑलरेडी मैकोंग रिवर का एग्जांपल अगर हम देखें, तो वहां पर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों ने चाइना पर ऑलरेडी अक्यूज किया है कि वो बिना कंसल्ट किए डैम्स बना रहा है। फ्लड, ड्रॉट्स, वाटर शॉर्टेज जो इन देशों में हो रहा है उसके लिए भी वो लोग चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी चाइना की एक इमेज है कि वो बहुत ही एक कोअर्सिव स्टेट है, यूनिलेटरली बिहेव करता है। ओके, ज्यादा वाटर शेयरिंग नहीं कर रहा है, वाटर शेयरिंग के अपनी मर्जी से डैम बना रहा है, कंसल्ट भी नहीं कर रहा है। तो अगर अब वो ब्रह्मपुत्रा या ये यारलुंग सांगपो पर भी यूनिलेटरल एक्शन लेता है, तो यहाँ पर वो एक तो ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो इसके इससे क्या होगा कि चाइना की जो ग्लोबल इमेज है एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। वैसे ही इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा था, अब और ज्यादा उसकी जो डिप्लोमेटिक ग्लोबल इमेज है उस पर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी देशों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा अगर वो चाइना से डील करेंगे। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस है जो कि हम देख सकते हैं कि चाइना पर रहेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इंडिया पर। ओके, तो इंडिया पर इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ा मेजर कंसर्न इंडिया के लिए है कि हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको सबसे बड़ा खतरा है। जैसे कि यारलुंग सांगपो रिवर जो है वो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। और ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा इज द लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे उनकी वाटर सिक्योरिटी हो एक्सेट्रा। और अगर चाइना ने ये जो अपस्ट्रीम पानी का फ्लो इसने मैनिपुलेट या चोक कर दिया, तो इससे क्या होगा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबके फार्मर्स के लिए इरिगेशन डिस्टर्ब हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इम्पैक्ट हो जाएगा। देन बांग्लादेश जहां पर अगेन ब्रह्मपुत्र बाद में मिलती है वहां भी सीवियर ड्रॉट या एग्रीकल्चरल लॉस हो सकता है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर चाइना सिर्फ 10 से 15% फ्लो भी रोक लेता है ना, या रिलीज डिले करता है, तो आसाम जैसे प्लेन्स में क्रॉप साइकिल्स, फिश ब्रीडिंग साइकिल सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो एक तो थोड़ा सा इसका हमें क्या कंसर्न है, इकोनॉमिकली कंसर्न है एग्रीकल्चर के लिए। देन इसका सोसाइटल इम्पैक्ट भी है ड्यू टू वाटर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। दूसरा क्या है कि डिजास्टर की जो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि डिजास्टर जैसे कि फ्लड या ड्रॉट आने की जो वल्नरेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। सो फ्लडिंग रिस्क कैसे है कि अगर सडनली चाइना क्या करता है कि डैम से पानी रिलीज कर देता है, तो टेक्निकल, नेचुरल या फिर स्ट्रेटेजिक रीजंस जो भी हो सकते हैं, जिस भी वजह से उसने एकदम से पानी रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में एकदम से फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ अगर वो पानी को रिटेन कर लेता है या डिले कर देता है, तो यहाँ पर बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट में ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन फेज है, ओके, तो डैम अभी कंस्ट्रक्शन फेज में होगा, तो इससे पल्यूशन भी क्रिएट होगा, जैसे कि देब्रीज, सिल्ट, पल्यूटेंट्स वगैरह ये सब निकलते हैं और अल्टीमेटली ऊपर से ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम ही पहुंचेंगे। तो अगेन रिवर का इकोसिस्टम खराब होगा, इकोसिस्टम खराब होगा तो फिश ब्रीडिंग साइकिल्स खराब होंगी, फिश पॉपुलेशन इससे गिर जाएगी और वाटर और ज्यादा अनसेफ हो जाएगा। काफी ज्यादा ऐसे हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज की गई हैं और जिसके बाद बताया गया है कि ब्रह्मपुत्रा में जो सेडिमेंट बैलेंस है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और अगर चाइना ने ऐसे अपस्ट्रीम टेम्परिंग अगर वो करता है तो इसके लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के अलावा और हमारे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी हैं इस डैम प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये डैम जो है वो मेतौक काउंटी में बन रहा है, जो कि इंडिया के अरुणाचल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे डैम बनाकर चाइना क्या कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलेंस सिस्टम भी एक्सपैंड करता है। इससे अगेन हमारी सिक्योरिटी को थोड़ा खतरा है। फिर ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट रिस्क हो सकता है यहाँ पर, जहां पर डैम के पानी को वो एज अ वेपन यूज करना चाह रहा है कि पीस टाइम में प्रेशर बनाना, फिर वॉर टाइम में बॉर्डर टेंशन के टाइम पे फ्लो डिस्टर्ब कर देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा थ्रेट वाली हैं, एंड वी हैव टू थिंक कि कैसे हम इससे डील कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो बैटल फील्ड सिनेरियो है, ओके, मिदोग अरुणाचल सेक्टर में, तो अगर चाइना वहां पर पानी का फ्लो रोक देता है या सडन फ्लड्स क्रिएट करता है, तो इंडियन आर्मी का मूवमेंट, सप्लाई चेन ये भी डिसरप्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये अगर हम देखें तो ये डैम सिक्योरिटी वाइज, एग्रीकल्चर, डिजास्टर, हर तरह से हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है। नाउ अल्टीमेटली व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, तो अब इसके लिए इंडिया कर क्या सकता है। तो सबसे पहले हमें रिवर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जहां पे जैसे कि हम डैम्स, बफर्स, चैनल्स ये सब बना सकते हैं,
ताकि इन केस चाइना अगर कुछ भी करता है, पानी को रोक देता है, ठीक है, या एकदम से सडन फ्लो कर देता है, तो उसको हम मिटिगेट कर सकें, कोई भी शॉक को हम मिटिगेट कर सकें, अर्ली वार्निंग सिस्टम। और हमें ये भी इंश्योर करना है कि चाइना पूरा जो वाटर डेटा होता है उसको अच्छे से शेयर करे। चाइना को कन्विंस करें कि डैम सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, इसके लिए आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाइए, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे कोऑपरेट कीजिए, और इंडिया को साथ में पुश करना चाहिए एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट्स, जैसे कि मेकोंग रीजन में हुआ है। ऑल्दो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं हम, अगर कुछ होता है इस तरह का डिस्प्यूटेड चीज होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट को हम रेफर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एनालिसिस देखना चाहिए हमें क्या हो रहा है वहां पर, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, देन हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग एक्सेट्रा। एंड अल्टीमेटली वी कैन गो फॉर डिप्लोमेसी। सो फाइनली इंडिया को इस वक्त स्ट्रांग रहना पड़ेगा, स्मार्ट रहना पड़ेगा। और ठीक है, बीजिंग अपना, चाइना अपना खुद का डैम तो बना सकता है, लेकिन इंडिया को स्टॉप नहीं कर सकता है फ्रॉम बिल्डिंग डैम्स, जो कि इंडिया स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस या फिर डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन कर सकती है। और इस तरह के चाइना के इन तरह के एक्शन से हमें अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो आर्टिकल है ये कोर्ट से एंड हुआ था, इट इज द वीक हु प्रोटेस्ट लाउडली, द स्ट्रॉन्ग डू समथिंग अबाउट इट। तो इंडिया को ये जो अब चाइना इस तरह की स्ट्रेटेजीज अपना रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।